नमस्कार दोस्तों, ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए मित्रों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तो देखो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की हमने पिछली क्लास में कुछ बातें की थी कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है और कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो देखो सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो सामान्यतः राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था हमने। आप पिछली क्लास देख सकते हैं, उसमें हमने पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया था कि राजस्थान के कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं, उसके कितने उपभाग हैं, उसकी उत्पत्ति किस कालखंड में हुई, किस युग में, या किसका अवशेष के रूप में उसकी उत्पत्ति हुई थी। अब देखो सबसे पहला हमने जो भौतिक प्रदेश पढ़ा था उसके अंतर्गत नंबर 1 जो भौतिक प्रदेश है उसको हम कहते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या इसको हम कहते हैं थार का मरुस्थल या थार का मरुस्थल। तो देखो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश है। ये क्या है राजस्थान का? तो ये राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल। देखो इसके हमने 2 पार्ट पढ़े थे, इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक शुष्क में और एक अर्ध शुष्क में। देखो ये पूरा की पूरा राजस्थान की मतलब अरावली जो पर्वतमाला है, इस प्रकार से अगर हम बात करें कि अरावली जो पर्वतमाला है उसके पश्चिम में, देखो ये अरावली पर्वतमाला, इसके पश्चिमी भाग में जो विस्तृत क्षेत्र है ये पूरा, इसे हम कहते हैं संपूर्ण को उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या ये पूरा की पूरा क्या है, थार का मरुस्थल। देखिए सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें कि थार का जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, देखिए सबसे पहले कितने देशों में इस मरुस्थल का विस्तार है। तो देखिए थार का जो मरुस्थल है इसका विस्तार आता है 2 देशों में। कितने देशों में है? 2 देशों में इसका विस्तार है। एक तो हम बात कर लेते हैं भारत के अंतर्गत, और एक बात करेंगे हम किसमें, पाकिस्तान में। एक तो भारत में और एक पाकिस्तान, मतलब 2 देशों में इस थार के मरुस्थल का विस्तार है। देखिए अगर बात करें भारत में तो ये थार का मरुस्थल है, इसका लगभग 85% क्षेत्र जो हमारे भारत के अंतर्गत आता है, जबकि लगभग 15% क्षेत्र है वो पाकिस्तान में आता है। और इस थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? चेलिस्तान। देखिए थार का जो मरुस्थल है वो 2 देशों में विस्तार है उसका, एक तो हमारे भारत में है और एक पाकिस्तान में। भारत में जैसे कुल थार का मरुस्थल है इसका 85% भाग आता है, जबकि पाकिस्तान में 15% भाग आता है। अब देखो जैसे भारत में 85% भाग है थार के मरुस्थल का, कौन कौन से राज्य, कितने राज्यों में इस थार के मरुस्थल का विस्तार है। देखिए जैसे हम बात करें, पहला एक राज्य है हमारा, उसका नाम ही राजस्थान। कौन सा राज्य आता है? राजस्थान। दूसरे अपन बात करेंगे तो दूसरा राज्य आता है गुजरात। तीसरी बात करेंगे तो तीसरा आता है पंजाब, और नंबर 4 पर आता है हरियाणा। तो देखो कुल मिला के भारत के कितने राज्यों में थार के मरुस्थल का विस्तार है? तो देखो 4 राज्यों में विस्तार है। एक तो राजस्थान में आता है हमारे, दूसरा गुजरात के अंतर्गत है, तीसरा पंजाब है, और नंबर 4 हरियाणा। जैसे देखिए सबसे ज्यादा अगर इन राज्यों में विस्तार की बात करें तो सर्वाधिक जो विस्तार है वो हमारे राजस्थान में आता है, कि सबसे ज्यादा इस थार के मरुस्थल का क्षेत्र वो कहां है? राजस्थान में। देखो भारत में कितना परसेंट है? 85%। इसकी बात करें तो राजस्थान में लगभग 58% जो क्षेत्र है वो थार के मरुस्थल का अंतर्गत आता है। उसके बाद लगभग 13% क्षेत्र है वो गुजरात में आता है, लगभग 8% क्षेत्र पंजाब में, और लगभग 6% क्षेत्र जो है वो हरियाणा में। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि थार के जो मरुस्थल है इसका विस्तार भारत के 4 राज्यों में, पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात,
तीसरा पंजाब और 4 हरियाणा। देखिए सबसे पहले राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार लगभग 58% जो क्षेत्र पर है वो मरुस्थल है। दूसरा गुजरात में 13%, पंजाब में 8 और हरियाणा में 6। ये हम इसकी बात करें 85 की। वैसे अगर बात करेंगे जैसे राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं, इसके संदर्भ में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश यही आता है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल, और ये कुल राजस्थान के 61.11% भूभाग पर इसका क्या है विस्तार है। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए थार का जो मरुस्थल है भारत के 4 राज्यों के अंतर्गत आता है। पाकिस्तान में 15% और भारत में 85% लगभग। पाकिस्तान में से किस नाम से जाना जाता है तो चेलिस्तान कहते हैं। अब देखो आगे हम इसकी विशेषताओं की बात करें, थार का जो मरुस्थल है इसकी विशेषता क्या क्या है। तो देखो इसकी अगर लंबाई की बात करें, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई थार के मरुस्थल की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो लगभग आती है 640 किलोमीटर। मतलब इसका उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है वो लगभग 640 किलोमीटर, और अगर इसकी चौड़ाई की बात कर लेते तो वो आ जाती है लगभग 300 किलोमीटर। कुल मिला के थार का मरुस्थल है उत्तर से दक्षिण में लगभग 640 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जबकि चौड़ाई की बात करें तो लगभग 300 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत इसका क्या है विस्तार। अब देखो दूसरी अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें एक एक कर, कि देखो थार का जो मरुस्थल है एक तो इसकी बहुत सारी प्रमुख विशेषताएं आती हैं। क्या आती है इसकी प्रमुख विशेषताएं? प्रमुख विशेषताएं देखो कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं। एक तो सबसे पहले यह सबसे नवीनतम मरुस्थल है विश्व का, इसे हम युवा मरुस्थल भी कह सकते हैं कि थार का मरुस्थल विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है। कैसा है? सबसे नवीनतम व युवा मरुस्थल है। या कैसा मरुस्थल है? देखो नवीनतम होगा तो उसको क्या कहेंगे हम? युवा कहेंगे। तो कुल मिला के पूरे विश्व में, मतलब जैसे विश्व के संदर्भ में बात करें सबसे बाद में जो उत्पत्ति हुई है वो किसकी हुई है? थार के मरुस्थल की। इसलिए इसे हम कहेंगे थार का मरुस्थल विश्व का सबसे नवीनतम व युवा मरुस्थल है। दूसरी बात करें कि विश्व का सबसे घना जो मरुस्थल है तो वो भी यही है कि यह विश्व का सर्वाधिक घना मरुस्थल है। देखो घना मरुस्थल की अगर बात करें, सबसे ज्यादा आबादी और सर्वाधिक जनसंख्या अगर बात करें, एक तो कि सर्वाधिक जनसंख्या व सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल भी कौन सा है? तो जन घनत्व वाला मरुस्थल जो है तो वो भी है थार का मरुस्थल। मतलब देखिए यह विश्व का ही, इधर भी वही बात करेंगे कि थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला और सर्वाधिक जन घनत्व वाला क्या है? तो जन घनत्व वाला मरुस्थल है। तो कुल मिला के देखिए जैसे अन्य मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, एरिज़ोना मरुस्थल है, बहुत सारे मरुस्थल है, कालाहारी है, तो इनके संदर्भ में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या पाई जाती है वो हमारे कहां पर पाई जाती है? थार के मरुस्थल में, क्योंकि यहां पर सर्वाधिक जैव विविधता भी, जैसे अन्य जो मरुस्थल है उनके मुकाबले के सभी मरुस्थलों में यह सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। तो देखो सबसे ज्यादा जैव विविधता जो पाई जाती है वो भी इस हमारे थार के मरुस्थल में, क्योंकि हम कह रहे हैं इधर ये सर्वाधिक कैसा है? घना बसा मरुस्थल भी है। सबसे ज्यादा जो भी विश्व के मरुस्थल हैं उनके मुकाबले सबसे ज्यादा जो जनसंख्या पाई जाती है और सर्वाधिक जन घनत्व है वो हमारे किस मरुस्थल में आएगा? थार के मरुस्थल में। तो देखिए अगर इसकी आगे हम बात करते हैं कि ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला है, देखिए दूसरा ये अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है, इसके पश्चिम में अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी क्षेत्र में जो विस्तृत है इसे हम कहते हैं थार का मरुस्थल। अब देखिए जैसे मान लो एक तो इधर अरब सागर है, इधर से मान लो मानसूनी हवाएं आती हैं, एक इधर बंगाल की खाड़ी से आती हैं। अब बंगाल की खाड़ी से हवाएं इस प्रकार से आएंगी तो सीधी कहां टकराती हैं? यहां पर अरावली पर्वतमाला पर। उसके बाद
हवाएं इसको टकराने के बाद ऊपर उठती है और आगे निकल जाती है। अब देखो यहां पर तो इस क्षेत्र में मतलब दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है राजस्थान का, उसमें तो अच्छा वर्षा होती है। हम देखते हैं यहां पर वर्षा कि मरुस्थल में लगभग 10 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक औसतन बारिश होती है, जबकि इधर बात करते हैं हम 80, 90, 100 सेंटीमीटर, इससे भी अधिक बारिश होती है। तो देखो कुल मिला के ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, यहां तो अच्छी बारिश होती है क्योंकि मानसूनी हवाएं वर्षा करती है, जबकि इस पर्वत के जो पीछे वाला क्षेत्र है उसको हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। क्या बोलते हैं इसको? वृष्टि छाया प्रदेश। तो देखो इसको हम कहेंगे वृष्टि छाया क्षेत्र। तो देखो अरावली का पीछे का क्षेत्र, ये पर्वत है पूरा की पूरा, इस पर्वत के जो पीछे वाला क्षेत्र होगा उसको कहेंगे वृष्टि छाया क्षेत्र। तो थार का मरुस्थल है, ये अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण यहां पर कम वर्षा होती है। देखो थार का जो मरुस्थल है इसमें कम वर्षा होने का क्या क्या प्रमुख कारण है? तो देखिए सबसे पहले जैसे इधर अरब सागर है, इधर से मानसूनी हवाएं आती है, तो अरावली पर्वतमाला की जो दिशा है वो भी उस अरब सागर मानसून के क्या है? समानांतर है। मतलब इस प्रकार से ऐसे हवाएं आ रही है इधर से और इधर से हवाएं चलेंगे तो इसके सहारे सहारे हवाएं आगे निकल जाती है, मतलब इस क्षेत्र में वर्षा नहीं करती है। अब वर्षा अरब सागर से तो राजस्थान में मान लो होती ही नहीं है, सिर्फ 3-4 जिले हैं इधर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहां पर थोड़ी सी वर्षा होती है, बाकी अरब सागर से राजस्थान में वर्षा नहीं होती। लगभग 90% जो वर्षा होती है इधर किससे हो रही है? बंगाल की खाड़ी से। किससे होती है? बंगाल की खाड़ी से। अब देखो यहां बंगाल की खाड़ी से भी इधर कम वर्षा होती है, इससे तो हुई नहीं अरब सागर से। देखो अरब सागर से क्यों नहीं हुई? क्योंकि अरब सागर जो है उसकी मानसूनी हवा इसके समानांतर है अरावली की, इसलिए वर्षा हो। राजस्थान में नहीं होती, इसमें भी नहीं होती। इधर बंगाल खाड़ी की हवाएं जो इस प्रकार से आती हैं वो यहां टकराती है, टकराने के बाद ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है इसमें अच्छी वर्षा करती हैं, जबकि इसके जो पीछे वाला क्षेत्र है पर्वत के, इसके पीछे वाला क्षेत्र को हम कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। इसलिए यहां पर भी ये क्या है कि थार का जो मरुस्थल है ये अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण भी यहां पर वर्षा क्या होती है? कम हो पाती है। जबकि कुल राजस्थान का लगभग 61.11% भूभाग पर विस्तार है, मतलब राजस्थान में औसत वर्षा की भी बात करें तो लगभग 57.51 या 58 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। अब देखो यहां वर्षा कम होने का प्रमुख कारण हो चुका है, पहला कि अरावली जो पर्वतमाला है अरब सागरीय मानसून के समानांतर है, इस कारण उससे वर्षा नहीं हो पाती। दूसरा, बंगाल की खाड़ी से लगभग 90% राजस्थान की वर्षा ही बंगाल खाड़ी से होती है, लेकिन फिर भी यहां कम होती है। क्या कारण है? क्योंकि अरावली पर्वतमाला के पीछे के क्षेत्र में स्थित है कौन सा? ये संपूर्ण थार का मरुस्थल, इसलिए यहां पर कम वर्षा हो पाती है। तो यहां इससे भी होगी, तो हम कहेंगे थार का मरुस्थल अरावली का क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र है। अब देखो उसके बाद दूसरी बात करें कि यह है सर्वाधिक तापांतर वाला क्षेत्र है। जैसे अपन देखते हैं ना तापांतर कि दैनिक तापांतर, सुना होगा आपने कि दैनिक तापांतर के राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? तो देखो दैनिक तापांतर की बात करें, जैसे दिन के तापमान और रात का तापमान, उसका अंतर, उसको ही कहेंगे तापांतर। क्या बोलेंगे? तापांतर। दिन में जैसे मान लो अधिकतम जो तापमान रहता है दिन में और रात में न्यूनतम रहता है, उसके जो बीच का सबसे ज्यादा जो अंतराल मिलेगा वो कहां मिलता है? कि तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर देखने को मिलता है हमें कहां पर? जैसलमेर जिले में। और जैसलमेर जिला कहां पर आ रहा है? इसी थार के मरुस्थल में। इसलिए हम कहेंगे कि थार का जो मरुस्थल है तो ये सर्वाधिक मतलब तापमान का अंतर वाला भी हमारा क्षेत्र है। कौन सा? थार का मरुस्थल। देखो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला आता है कौन सा? जैसलमेर। यहां पर देखिए जैसे हमने कही मिट्टी की अगर बात करें तो थार के मरुस्थल में जो मिट्टी पाई जाती है वो मिलती है रेतीली मृदा। कैसी मृदा मिलेगी?
रेतीली बलुई मृदा। अब देखो रेतीली बलुई जो मृदा मिलेगी, अब रेत मिलेगी तो रेत मान लो जैसे ही इसमें धूप जैसे ही पड़ती है, प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो जल्दी से रेत क्या होती है, गर्म होती है। अब गर्म होगी तो इस क्षेत्र में तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो दिन के समय में तो यहां पर रेत के ज्यादा गर्म होने के कारण अधिकतम बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है। जैसे ही शाम को क्या होता है, सूर्यास्त होता है, उसके बाद रेत जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी क्या होती है, ठंडी होती है। तो दिन में रेत गर्म रही तो तापमान क्या रहा, अधिकतम। अब रात में जल्दी से रेत क्या हो जाती है, ठंडी, तो इस क्षेत्र में तापमान क्या हो जाता है, कम। अब दिन का अधिकतम तापमान और रात का न्यूनतम तापमान, तो इसको हम कहेंगे तापांतर। मतलब दिन में अधिकतम और रात का न्यूनतम तापमान होगा, जिसको हम कहेंगे दैनिक तापांतर। वो सर्वाधिक कहां देखने को मिलता है, जैसलमेर जिले में देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, रेतीली बलुई मृदा। तो यह है सर्वाधिक तापांतर वाला क्षेत्र भी है। ठीक है, हमने बात करी इसकी विशेषताओं की। इसके अलावा क्या क्या और प्रमुख विशेषताएं, देखिए हमने पहले बात की थी पिछली क्लास में, थार का जो मरुस्थल है इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ये तैथिस सागर से। किसके द्वारा हुई है, तो इसकी उत्पत्ति हुई है तैथिस सागर से। अब देखो तैथिस सागर से अगर इसकी उत्पत्ति हुई है तो हम कहते हैं कैसे, तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण है, जैसे यहां पर बहुत सारी इस क्षेत्र में मिलती है हमें खारे पानी की झीलें। क्या मिलेंगी, खारे पानी की झीलें। जैसे इधर से बात कर लेते हैं, साबर झीलें, डीडवाना है, कुचामन है। ठीक है, उसके बाद जैसलमेर में कावद झील आती है। ऐसी यहां पर खारे पानी की झीलें, अब देखो लूनकरणसर है बीकानेर वाली, ये सभी इस मरुस्थल में, मतलब यहां पर अधिकांश खारे पानी की झीलें। तो हम कहेंगे ये तैथिस सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसके प्रमाण क्या क्या, एक तो यहां पर बहुत सारी क्या है, खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। दूसरी बात करें कि यहां से हमें मिले हैं व्हेल मछली के अवशेष। क्या पाए गए यहां से, तो यहां से व्हेल मछली जो है उसके अवशेष मिले हैं। अब देखो व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं तो इसका मतलब कभी ना कभी यहां पर मछली रहा करती थी। अब मछली कहां रहेगी, समुद्र में। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब यहां पर व्हेल मछली के अवशेष मिले कि किसी ना किसी समय पर यहां पर समुद्र रहा होगा। तो इसीलिए हम कहें इसकी उत्पत्ति किसके स्थान पर हुई है, तैथिस सागर के स्थान पर हुई है। ठीक है, इसके अलावा जैसे एक और आता है हमारा, सुना होगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आकलवुड फॉसिल्स पार्क। आकलवुड फॉसिल्स पार्क, देखो ये आकलवुड फॉसिल्स पार्क है, यहां से मिले हैं काष्ठ जीवाश्म। क्या मिले यहां से, काष्ठ जीवाश्म। काष्ठ जीवाश्म का मतलब है लकड़ी के अवशेष मिले। क्या मिले यहां से, लकड़ी के अवशेष। अब देखो लकड़ी के जो अवशेष मिले हैं लगभग 17-18 करोड़ वर्ष पूर्व के, लगभग 17.5-18 करोड़ वर्ष पूर्व के। तो देखो लगभग 17.5-18 करोड़ वर्ष पूर्व के यहां पर क्या मिले, तो काष्ठ जीवाश्म मिले। कहां से मिले, किस जिले में, तो जैसलमेर में। कौन से जिले में मिले, जैसलमेर में पड़ता है ना राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो देखिए कि जैसलमेर जिले में लगभग 18 या 17.5 करोड़ वर्ष पूर्व के काष्ठ जीवाश्म मिले। कहां से, कि आकलवुड फॉसिल्स। देखिए ज्यादातर पूछा जाता है आकलवुड फॉसिल्स पार्क कहां पर स्थित है, तो कहां स्थित होगा, जैसलमेर में। आकलवुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर जिले में स्थित है। यहां पर काष्ठ जीवाश्म या लकड़ी के क्या मिले, अवशेष मिले हैं। तो देखो ये हमारे थार का जो मरुस्थल है इसकी बहुत सारी क्या है, विशेषताएं हैं। तो हमने सबसे पहले थार के मरुस्थल की बात की कि थार का जो मरुस्थल है ये 2 देशों में अभी विस्तृत है। जैसे एक तो हमारा भारत है और दूसरा इधर पाकिस्तान, दोनों देशों में है। ज्यादातर भाग हमारे भारत के अंतर्गत, लगभग 85% जो भाग है मरुस्थल का वो भारत में आता है। भारत के कितने राज्यों में विस्तार है, 4 राज्यों में विस्तार है। पहला हमने बात की हमारे राजस्थान की, सर्वाधिक मरुस्थल का जो विस्तार है वो कहां पर है, तो राजस्थान में ही है। देखिए लगभग 58% जो भाग है इसका राजस्थान में। इसके अलावा गुजरात में लगभग 13% और उसके बाद पंजाब में लगभग 8% और हरियाणा में लगभग 6%। कुल मिलाकर राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है किसका, थार के मरुस्थल का विस्तार है। ठीक है, उसके बाद विशेषताओं में देखिए थार का मरुस्थल विश्व का
सबसे कैसा है, नवीनतम, और सबसे इसलिए इसको कहेंगे युवा मरुस्थल। भाई नवीनतम होगा तो इसे क्या कहेंगे, युवा मरुस्थल। मतलब इसकी उत्पत्ति अन्य जो मरुस्थल हैं उनसे बाद में हुई है, तो ये कैसा है, नवीनतम है, मतलब नया मरुस्थल है, और इसलिए इसको हम कहते हैं कि राजस्थान का युवा मरुस्थल है। उसके बाद यह विश्व का सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल है। तो देखो सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल है, मतलब यहां पर अन्य मरुस्थलों की अपेक्षा यहां पर जनसंख्या भी क्या है, अधिक पाई जाती है। ठीक है, क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहां पर सर्वाधिक जैव विविधता भी देखने को मिलती है। उसके बाद देखो यह जो मरुस्थल है अन्य मरुस्थलों की अपेक्षा सर्वाधिक जनसंख्या व सर्वाधिक जन घनत्व वाला भी मरुस्थल है। यहां पर अन्य जो मरुस्थल में लोग निवास करते हैं उनसे ज्यादा जो जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व है वो कहां मिलेगा, तो हमारे थार के मरुस्थल में। दूसरी बात की हमने अगली कि यह सर्वाधिक तापांतर वाला कैसा है, क्षेत्र है या मरुस्थल है। देखो तापांतर की बात की, जैसे दैनिक तापांतर, दिन और रात के तापमान का अंतर सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है, तो इसी थार के मरुस्थल में। दूसरी अगली अपन ने बात की थी कि अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण जो थार का मरुस्थल है इसमें कम वर्षा हो पाती है। तो यहां पर लगभग औसतन 10 से 50 सेंटीमीटर क्या होती है, वर्षा हो पाती है। इसलिए यहां पर वनस्पति भी जो मिलती है जिसको हम कहते हैं मरुद्भिद या जीरोफाइट्स। मरुद्भिद या जीरोफाइट जैसे कांटेदार जो वृक्ष हैं, बबूल है, खेजड़ी है, रोहिड़ा है, नागफनी है, कैर है, कांटेदार वृक्ष यहां पर पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर वर्षा क्या होती है, कम हो पाती है, इसलिए यहां पर मरुद्भिद या जीरोफाइट्स वनस्पति है वो पाई जाती है। जलवायु की भी बात करेंगे तो यहां पर अत्यधिक शुष्क व अत्यधिक विषम जलवायु पाई जाती है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो ये बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं। उसके बाद अपन एक एक कर बात करेंगे कि कुल राजस्थान की कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है, थार के मरुस्थल का। पूरे राजस्थान की कितना परसेंट इसमें जनसंख्या निवास करती है, कैसी यहां पर जलवायु मिलेगी, किस प्रकार की मिट्टी मिलेगी, किस प्रकार कितनी औसतन यहां पर वर्षा हो पाती है, इन सभी की जानकारी के बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।